Hello, students. Today we are going to start our new chapter, our second chapter named Structure of Atom. So, today we are going to understand what is structure of atom. So, first, what we are going to understand in this chapter, I have written here that what is the need to study the structure of atom? What are the fundamental concepts behind the atomic structure? What are electrons in an atom? How they align themselves in an atom? What are quantum numbers? And what is the configuration of electron in an atom? So all these things we are going to understand in this chapter. Whatever what is our objectives, learning objectives are, we will find that what is atomic number, atomic mass, isotope, isobar. There are many different things which we are going to understand in this chapter. Secondly, we will be knowing about the spectra, atomic spectra, Bohr's model, different models like Thomson model, Rutherford model, Bohr's model, then quantum numbers we will have, and then last topic we will understand the configuration of electron based on Pauli's exclusion principle. So all these objectives we are going to study in this chapter. So let's start our new chapter, structure of atom. And believe me, this is very interesting chapter. You are going to enjoy it. If you will find any difficulty, you can tell me that I don't understand this thing, but I will make comfortable that I will be able to understand, I will be able to understand you, so that this chapter can be made easy. So let's start. डिस्कवरी फर्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुई तो कैसे हुई, हमें यही तो पढ़ना है इसमें। तो देखो भाई, इसके लिए ये एक सेटअप मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये सेटअप में क्या हो रखा है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। एक इस ट्यूब का नाम है कैथोड रे ट्यूब, और ये जो है ग्लास से बना हुआ है, और इसमें जो है दो मेटल के पीसीज लगा रखे हैं पतले पतले, और उन दोनों को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रोड्स बोला है। और उनको इस पूरे जो ये कैथोड रे ट्यूब है, इसको क्या कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और जैसे ही आप बैटरी ऑन करते हो, आप वोल्टेज, हाई वोल्टेज इसमें से पास करवाते हो, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब वो करंट जब फ्लो होगा, तो हमने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होते जा रहे हैं भाई। तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो पार्टिकल्स मूव हो रहे थे, इनको हमने बोल दिया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे थे, तो हमने इनको बोल दिया कैथोड रेज या कैथोड रे पार्टिकल्स बोल दिया भाई। और इनमें, इन पार्टिकल्स में जब हमने देखा तो इन पे नेगेटिव चार्ज मिला, और उसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ही हमने क्या नाम दिया था अपना, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। फिर कैथोड रेज की हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं भाई। ये जो पार्टिकल्स जो हैं कैथोड से निकल के एनोड की तरफ चले तो गए, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है वो हमने बाद में खोजी। क्या क्या प्रॉपर्टी शो करी? फर्स्ट वन इज कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये हमेशा स्ट्रेट चलती हैं, ऐसे वेव की तरह नहीं चलती, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेंगी। सेकेंड इज इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, इस ये जिस चीज से बना हुआ है उसमें वो कोई मटेरियल है भाई, मटेरियल से बना हुआ पार्टिकल है ये, ठीक है। थर्ड इज इट शोज हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कि ये जिस भी सरफेस पे जाके टकरा रहे हैं, उस सरफेस को ये हीट अप कर देंगे, यानी इनके अंदर जो है, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स बोला है या आप कैथोड रेज बोल सकते हो, इनके अंदर कैसा इफेक्ट है, हीट का, हीटिंग इफेक्ट है इनके पास। फोर्थ इज कि ये जो है जैसे जैसे ये मूव हो रहे हैं, अगर आप इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ भागेंगे। अभी हमने देखा था ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे, यानी दे विल डिफ्लेक्ट, अपने रास्ते को छोड़ के ये किस तरफ भागेंगे भाई, पॉजिटिव फील्ड की तरफ भागेंगे।
अच्छा, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको अभी नहीं समझ में आता है तो फिजिक्स में आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, पहले ही चैप्टर में मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट इज दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है भाई, ये उसको अफेक्ट तो कर रहे हैं, बट फोटोग्राफिक प्लेट है क्या चीज़? फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है, जो कोई रंग बिरंगी किरणें निकालते हैं, फ्लोरोसेंस एक प्रोसेस बोलते हैं हम। यानी जो ये कैमरे पे जो देखो हमारी तस्वीर छप गई है, ये क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट ही तो है। यानी उसके पीछे कोई एक प्लेट है जिसके ऊपर क्या छप रही है? फोटो छप रही है। यानी कि ये जो है कैथोड रेज, जो कैमरे में जो होती है ना, वो भी क्या है? कैथोड रेज ही हैं, वो भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। दे पेनिट्रेट थ्रू द मैटर, ये मैटर के अंदर घुस जाती है। पेनिट्रेट का मतलब होता है उसके आर पार हो जाना। भाई अगर उससे टकरा के वापस आ जाए तो उसको हम पेनिट्रेट नहीं बोलते। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी वस्तु के अंदर घुस जाना। ये मैटर के अंदर घुस जाते हैं। भाई मैटर कुछ भी हो सकता है, हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। लास्ट पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी में क्या है? द ईएम रेशियो ऑफ कैथोड रेज रिमेन्स द सेम। आपने कैसी भी गैस को, कोई भी डिफरेंट गैस बदल दी तो उससे जो है चार्ज बाई मास रेशियो, ई बाई एम मतलब चार्ज बाई मास रेशियो कैथोड रेज का कभी भी नहीं बदलेगा। अभी हम बात करेंगे प्रोटॉन्स की, इससे नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटॉन का, तो हम उसमें कहेंगे कि वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। मतलब आपने कौन सा गैस ले रखी है उसके हिसाब से ई बाई एम रेशियो चेंज होता है, लेकिन कैथोड रेज का ई बाई एम रेशियो कभी चेंज नहीं होता, आपने कैसी भी कोई भी गैस ले रखी हो। समझ में आ गया ये? इसके 7 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं। भाई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना है? तो रॉबर्ट मुलिकन साइंटिस्ट है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम हम बोलते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड। इस ऑयल ड्रॉप मेथड में उसने क्या किया, इसने ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रेड कर दिया, मतलब फैला दिया। किसके बीच में? दो चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज प्लेट थे या इलेक्ट्रोड्स थे, उनके बीच में ऑयल ड्रॉप्स फैला दिए भाई। तो जो नेगेटिव चार्ज ड्रॉप्स है ना उस ऑयल के, उन पे जो है दो तरीके का फोर्स लग रहा है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड कह सकते हो, वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो ड्रॉप है, अब आप समझो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, एक नीचे की तरफ है, तो वो क्या होगा? मूव होगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों फोर्स को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो बैलेंस हो जाए भाई एक तरह। और जब वो बैलेंस हो जाएगा तो हम उस ऑयल ड्रॉप की क्या कैलकुलेट करते हैं? वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। उस वेलोसिटी से ही हम उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल सकते हैं। और वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी निकल के आई भाई उस मेथड से? 1.60 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कुलाम्ब कह सकते हो। सी, कैपिटल सी, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम्ब। तो भाई ये फिक्स हो गया है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा हमारा? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कुलाम। और ये आपको याद रखनी है हमेशा, ये पूरी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आपके काम आएगी ये वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई हमने चार्ज की तो बात कर ली, अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो मास निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, हमें ई बाई एम रेशियो जो है वो पता होता है भाई। 1.76 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 गुलाम पर ग्राम होता है वो। ठीक है। और अभी अभी हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, कितना आया था? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 गुलाम। तो अगर मैं ई चार्ज को ई बाई एम रेशियो से डिवाइड कर दूं, देखो मैंने यहाँ कर रखा है, देखो ये रहा, आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, ई बटे ई बाई एम। तो ई की यूनिट, ई की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, और ई बाई एम की वैल्यू कितनी है? 1.76 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट बिकम्स 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 28 ग्राम। अगर, लेकिन ग्राम इज नॉट द एसआई यूनिट। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की एसआई यूनिट में बात करूं तो एसआई यूनिट मास की क्या होती है? किलोग्राम। तो भाई ग्राम से किलोग्राम बदलना बहुत आसान है, क्या कर दें? बटे 1000 कर देते हैं। जैसे ही बटे 1000 किया तो क्या हो गया? माइनस 31 हो गया। 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो दिस इज नोन एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। चार्ज कितना बताया? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, और मास कितना निकल के आया? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम।
सो नेक्स्ट इज, अभी हमने इलेक्ट्रॉन की तो बात कर ली, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए भाई हमारे, तो उनकी बात करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई हम प्रोटॉन की डिस्कवरी से, और प्रोटॉन की डिस्कवरी तो बहुत आसान थी। कैसे? जो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन के लिए यूज हुआ था, कैथोड रे ट्यूब, उसी कैथोड रे ट्यूब में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया हमने। मॉडिफिकेशन मतलब थोड़ा सा चेंजेस कर दिया हमने उसमें, थोड़े ऊपर नीचे कुछ और एडजस्टमेंट करके हमने पता लगाया कि भाई उसमें जो है एक और रेज भी निकल रही हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे थे, कैथोड रेज तो निकल रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ कुछ और पार्टिकल्स भी थे जो उस कैथोड रे ट्यूब में मूव हो रहे थे। और उन्हीं पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दे दिया भाई, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, कैनाल रेज नाम दे दिया। और उनके ऊपर चार्ज कैसा था भाई? पॉजिटिव चार्ज था उनके ऊपर। अब देखो उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। वो जो रेज निकली भाई, जो पॉजिटिव रेज निकली, प्रोटॉन नाम तो हम बाद में देंगे उसको, लेकिन जो ये पॉजिटिव चार्ज थी, पार्टिकल्स थे, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या थी, तो हमने वो डिस्कस किया भाई, वो फाइंड आउट किया। तो जब एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट हुआ कि जैसे कैथोड रेज थी ना, वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज भी डिपेंड करते हैं, सॉरी, जैसे कैथोड रेज थी भाई, कैथोड रेज क्या अभी मैंने बात की थी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं? नहीं करते। हमने बात की थी ना कि कोई भी गैस ले लो, कैथोड की जो है जितना चार्ज है उसके ऊपर, जितना मास है उतना ही रहना है। लेकिन प्रोटॉन, जो ये, सॉरी प्रोटॉन नहीं कहेंगे, प्रोटॉन की बाद में बात होगी, जो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकले थे, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। मान लिया आपने सोडियम गैस ले ली तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कुछ और मिलेगी। आपने पोटेशियम गैस ले ली, पोटेशियम के एटम्स ले लिए, और उससे जो गैस प्रोड्यूस हुई तो उसमें प्रोटॉन, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग मिलेंगे। यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस गैस पे डिपेंड कर रही है, उस मटेरियल पे डिपेंड कर रही है जो आप उस कैथोड रे ट्यूब में लोगे। ठीक है, दीज गैसेज आर सिंपल पॉजिटिवली चार्ज आयन। और जो ये आप गैस लोगे ये कैसी होंगी, होंगी तो ये कैसी, पॉजिटिवली चार्ज आयंस के रूप में होंगे, लेकिन होंगे अलग अलग, गैस के नेचर के हिसाब से होंगे भाई। सेकंड देखो इसका प्रॉपर्टी है कि हमने वहां बात की थी कैथोड रेज में E/M रेशियो जो होता है ना, वो क्या है, वो डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। फिक्स वैल्यू बताई थी मैंने, अभी हमने पीछे लिखा है 1.76 इंटू 10⁸8। लेकिन यहाँ क्या है भाई, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दीज पार्टिकल। अगर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की E/M रेशियो देखते हो तो दैट डिपेंड ऑन द गैस। फिर से वही वाली बात है भाई, जौन सी गैस लोगे उसका E/M वही होगा, और जैसे ही गैस बदल दोगे तो E/M रेशियो भी बदल जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज थे ना उनका मास ही बदल गया। मास बदल गया तो E/M रेशियो बदल गई भाई, समझ गए? यानी E/M रेशियो अब क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा पॉजिटिव चार्ज कैनाल रेज के केस में। नेक्स्ट देखो भाई, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आप लोगे वो एक मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो यूनिट आई थी ना अभी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो उसी का ही कोई मल्टीपल होगा, होल नंबर मल्टीपल होगा मतलब। यानी अगर, क्योंकि देखो ये जैसे मैंने हीलियम ले लिया, तो हीलियम में और हाइड्रोजन गैस ले ली, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस में फर्क क्या होगा, E/M रेशियो में जो फर्क आएगा ना वो कैसे आएगा, वो कुछ ना कुछ मल्टीपल में होगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल यूनिट तो है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज, ई तो सेम है, लेकिन एम बदलेगा, एम से बदलेगा तो कोई मल्टीपल आएगा भाई हमारा। भाई जैसे मैंने बोल दिया, पहले का केस ले लिया हमने, हाइड्रोजन ले लिया, तो E की वैल्यू सेम रही भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतनी रही। लेकिन M हमारा कितना हो गया, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 हो गया। अब मैंने ले लिया हीलियम, तो हीलियम में मास कितना हो गया, 4। तो यानी अब क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो फिक्स था, लेकिन उसके बटे में क्या आ गया, 1/4। यानी ये 1/4 क्या हो गया, उसका मल्टीपल हो गया। तो ऐसे ही कोई ना कोई मल्टीपल आता रहेगा भाई इनमें, कैनाल रेज में। नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अपोजिट। जैसे उसमें हमने क्या बात की थी कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागते हैं भाई, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो कैथोड रेज क्या होंगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी है, अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो ये किस तरफ भाग जाएंगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी कैथोड रेज से जस्ट उल्टी है भाई ये।
अब हम बात करते हैं कि जो सबसे छोटा पॉजिटिव आयन और लाइटेस्ट, यूं कह सकते हो छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन, वो कहाँ से मिला भाई हमें? वो हाइड्रोजन गैस से मिला हमें, और उसी पॉजिटिव आयन का नाम हमने दे दिया प्रोटॉन। यानी पॉजिटिव आयन तो देखो मैंने अभी बात की ना, पॉजिटिव आयन तो बहुत सारे मिलेंगे, सोडियम का अलग मिलेगा, पोटेशियम का अलग मिलेगा, रुबिडियम का अलग मिलेगा, सीजियम का अलग, सब मेटल के या सब एलिमेंट के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। लेकिन प्रोटॉन किसका नाम दिया आपने? जो सबसे छोटा पॉजिटिव आयन मिला ना हमें, वो कहाँ से मिला हमें? वो हाइड्रोजन एटम से मिला। जब हमने हाइड्रोजन गैस ली ना उस कैथोड रे ट्यूब में, तो जो पॉजिटिव आयन उससे क्रिएट हुआ वो सबसे छोटा था भाई, और उससे कोई हमने नाम क्या दे दिया? हमारा प्रोटॉन नाम दे दिया। तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्या हुई भाई? एक चैडविक जो साइंटिस्ट हमारे, चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया भाई। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने? बेरिलियम की शीट ले ली। बेरिलियम एलिमेंट है हमारा, मेटल है, बीई सेकेंड ग्रुप का मेटल है। तो बेरिलियम की एक शीट बना रखी थी, और शीट पे क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। बम्बार्ड मतलब उस पे आप बम्बार्डिंग समझते हो, मतलब उस पे टकराया अल्फा पार्टिकल। जैसे ही अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे टकराएंगे तो एक न्यूट्रल पार्टिकल जो है, प्रोटॉन से थोड़े से ज्यादा मास भारी है भाई वो प्रोटॉन से, तो वो निकले भाई उस बेरिलियम शीट में से। और उनपे जब उसने चार्ज देखा ना, तो उनपे कोई चार्ज भी नहीं मिला भाई। तो उसने बोले ये तो न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल पार्टिकल है ये तो, और उस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम क्या दे दिया उसने? न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। तो अब हमने पढ़ चुके हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो, हम बात करते हैं अब एटॉमिक मॉडल्स की। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मॉडल्स कौन कौन से एटम, यानी एटम को समझाने के लिए जो थ्योरीज दी गई हैं उनको हम मॉडल बोलते हैं। तो वो जो थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो हमें पढ़नी है? सबसे पहले देखो मैंने यहाँ साइंटिस्ट के नाम लिख रखे हैं। जॉन डाल्टन, डाल्टन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है भाई, और डाल्टन ने अपनी 7 पोस्टुलेट दिए थे एटम को समझाने के लिए, वो आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसके बाद देखो भाई जे जे थॉमसन की बारी आई। जे जे थॉमसन ने सबसे पहले जो है वो एक एटम का मतलब ओवरव्यू दिया, लेकिन ये फेल हो गया। देखेंगे क्यों हो गया। उसके बाद हुआ भाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग मॉडल दिया। अब उससे भी बहुत कुछ एक्सप्लेन तो हुआ, लेकिन वो भी फेल हो गया, वो भी देखेंगे क्यों हुआ। उसके बाद जो आया वो नील बोर आया भाई। नील्स बोर ने भी एक्सप्लेन किया, स्पेक्ट्रा से एक्सप्लेन किया उसने, वेव नेचर एक्सप्लेन किया। पर उसके बाद भी भाई कुछ और आ गया, वो देखते हैं क्या आ गया। फिर क्या हुआ, आरविन स्क्रोडिंगर ने अपने क्वांटम थ्योरी दे दी भाई। तो क्वांटम थ्योरी जो आज के टाइम पे चल रही है दैट इज क्वांटम थ्योरी। बट क्वांटम थ्योरी का हर एक चीज जो है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसकी बिल्कुल सही है, मैथ्स जो उसने लगाया ना भाई वो सारी चीजें परफेक्ट है। लेकिन आज भी क्वांटम थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल जो चीजें हैं ना वो प्रूव आज तक भी नहीं हो पाई है। यानी आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते हो क्वांटम थ्योरी को, बट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप उसके पूरे पूरे सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप उनसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं भाई वो। तो चलिए अब हम एक एक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन का, जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। तो थॉमसन ने बेचारे ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल स्टार्टिंग ही थी, उस तब इतना पता भी नहीं था, अर्ली मतलब 80s की बात है भाई। 80s के टाइम पे क्या था, थॉमसन ने बोला एटम जो है एक गोला है भाई, स्फीयर है, और उस गोले के अंदर क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे बस रखे हुए हैं। देखो मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन और ये हो गए भाई प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या हैं, ये स्प्रेड हो रखे हैं पूरे एक स्फीयर में, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं बराबर बराबर, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन बोल दिया भाई इसने। तो इस हिसाब से जितने प्रोटॉन और जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो पूरा एटम क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल हो गया। बोला था ना न्यूट्रल होता है भाई एटम, तो एटम के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो इसने प्रूव कर दिया भाई जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो सारे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इसने क्या किया, इसने जो मॉडल दिया ना उसको हमने किससे कंपेयर किया, वाटरमेलन से, अपने तरबूज से। तरबूज में भी क्या होता है, तरबूज में बीच बीच में क्या होते हैं, बीज होते हैं। वो इनने बोल दिया कि वो बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और जो बाकी का जो मॉडल हो गया वो हमारे प्रोटॉन हो गए। देखो ये प्लम पुडिंग मैंने यहाँ दिखा रखा है, आपको इमेज दिख रही होगी प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, इसमें
प्लम्स जो हैं वो बीच बीच में दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे छोटे। तो उसने ना ऐसे ही बोला था कि इसी शेप का ये एटम होता है भाई, इसमें जो ये आपको प्लम दिख रहे हैं, उसने बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन है भाई एटम के केस में, ठीक है। यानी उसने बोला कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस है और बीच बीच में क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या रखे हैं, बिखरे हुए हैं उसमें, ठीक है। और इसने भाई इसको एक और भी बोला, ये जस्ट लाइक रेजिन्स इन ए पुडिंग, रेजिन्स मतलब किशमिश जो है वो गिरी हुई है पुडिंग के अंदर। तो उसने जस्ट इतना ही बोला, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, अब ये फेल क्यों हो गया, मैंने बताया ना ये फेल हो गया। तो ड्रॉबैक्स किसकी क्या है, ड्रॉबैक्स इसकी ये है कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रदरफोर्ड ने करा ना बाद में, वो तो थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बात कर दी, न्यूट्रॉन कहाँ गए भाई, एटम में न्यूट्रॉन भी तो होते हैं, वो कहाँ गए, वो सब तो इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। यानी ये एटम थ्योरी क्या हो गई भाई, फेल हो गई। सो हमें नेक्स्ट पढ़नी है भाई अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया एटॉमिक मॉडल, अब हमें वो पढ़ना है। रदरफोर्ड के मॉडल को मैंने अभी बताया था अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी बोलते हैं। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने अल्फा पार्टिकल्स से एक एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग मॉडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनको बम्बार्ड करवाया गया था। किस पे बम्बार्ड करवाया गया था, गोल्ड की फॉइल पे, गोल्ड की एक परत लगा दी, उन पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गए। और वो अल्फा पार्टिकल्स निकले कहाँ, लेड से। देखो ये रही, ये उसका पूरा का पूरा जो है सेटअप है भाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। अब इसमें आप है ना इस टेबल को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, सिर्फ ये वाला जो सेटअप है ये देखो एक बार। यहाँ पे क्या लिख रखा है, लेड की शील्ड है भाई, लेड रेडियो एक्टिव कोई भी सोर्स दे दिया जिसमें से क्या निकल रही है, हमारी अल्फा पार्टिकल्स निकल रही है। लेड शील्ड क्यों दे रखा है, लेड जो है वो एक्स्ट्रा जितनी भी एनर्जी है उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, बाहर नहीं आने दे रहा, क्योंकि वो रेज क्या होंगी हमारे लिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव रेज छोड़ेगा, और वो जो भी वहां पे काम कर रहे होंगे उनके लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो इसलिए लेड शील्ड में इसको रखा गया है रेडियो एक्टिव सोर्स को, और इसमें से क्या निकलवाया जा रहा है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स। और वो देखो जाके कहाँ टकरा रही है भाई, ये जो गोल्ड बीच में क्या लगा रखा है, ये गोल्ड की शीट लगा रखी है। अब आप एक चीज देखो, यहां से देखो ये जैसे इस पे टकराई तो एक देखो ये वाली लाइन गई, दूसरी लाइन देखो भाई ये वाली गई, तीसरी लाइन देखो भाई ये इधर गई, चौथी देखो इधर गई, पांचवी देखो भाई इस साइड गई, और एक दो जो है ये साइड में चली गई भाई, ठीक है। क्या कोई वापस आई क्या, नहीं, अभी इसमें तो कोई नहीं दिखा रखी, पर एक आधी तो आती होगी। अब देखो इस मॉडल को देखो, इस मॉडल में दिख रहा है आपको ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पैरेलल लाइन से दिखा रखी है, और जैसे ही वो एटम में मतलब गोल्ड फॉइल दिखा रखी है ये, तो गोल्ड फॉइल के एटम्स ही हैं, एक एटम तो नहीं है ना गोल्ड का, बहुत सारे एटम्स है गोल्ड के। अब जब वो गोल्ड के एटम्स के साथ टकराएगी तो क्या हो रहा है, देखो डिफ्लेक्शन हो रहा है भाई, कोई कोई तो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई कोई थोड़े एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा है, और कोई कोई बिल्कुल ही अनडिफ्लेक्टेड गई, देखो ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी चली गई, इधर से देखो ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी चली गई। और देखो एक रे जो है वो क्या हुई, टकरा के क्या हो गई वापस, ये सी वाली रे देखो भाई, ए और बी रेशियो तो क्या, ए और बी रेस तो क्या हो गई, आगे चली गई या तो डिफ्लेक्शन के साथ किसी एंगल के साथ, या तो फिर सीधी चली गई है। लेकिन जो ये सी वाली रे है ये क्या होगी, टकरा के वापिस आ गई है। ये क्यों आई भाई, अब इन्हीं एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई वो कैसे देखो, जितनी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो गोल्ड फॉइल में कैसी रहती हैं, अनडिफ्लेक्टेड रहती हैं, यानी मुड़ तुड़ नहीं जाती हैं, सीधी की सीधी निकल जाती हैं। और एक स्मॉल पोर्शन में बहुत थोड़ी कितनी, 20,000 रेज में से कोई एक रे, तो आप अमाउंट समझ सकते हो, 20,000 रेज जब हमने अल्फा पार्टिकल्स की छोड़ी उनमें से कोई एक रे जो है वो बाउंस बैक होती है 180 डिग्री पे, जैसे इस डायरेक्शन में गई तो इसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, वो वापस आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो रदरफोर्ड ने क्या इससे रिजल्ट निकाला, ये रिजल्ट है भाई, यहाँ पे रिजल्ट देखो इसके क्या है, ज्यादातर स्पेस जो है एटम का वो कैसा है, खाली है भाई। तो जो भाग खाली है, अगर अल्फा पार्टिकल वहां टकराए हैं तो वो सीधा का सीधा क्या हो गए, बाहर निकल गए, अनडिफ्लेक्ट हो गए। बीच में कोई ऐसा पार्टिकल है जो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज होगा भाई, कैसे, क्योंकि हमें पता है अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं,
और वो किसी पॉजिटिव से टकराए हैं, तो लाइक लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, ये भी पॉजिटिव और बीच में जो कोई है वो भी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में टकराए हैं तो क्या होंगे, दूर भागेंगे वो, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स टकराए थे वो वापस उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, बाउंस बैक हो रहे हैं। ठीक है, तो उसने बोला भाई बीच में बहुत माइन्यूट हिस्सा ऐसा है जो स्ट्रांगली पॉजिटिवली चार्ज है। उसने उसी बीच वाले पॉजिटिव चार्ज को नाम दिया था न्यूक्लियस, और बाहर वाले पार्ट को बोल दिया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। आ गया समझ में, एटम के बीचों बीच उसने बोला न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और जो बाहर का जो भाग रह गया ना न्यूक्लियस के अलावा, उसने उसको बोल दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं भाई, घूम रहे हैं चारों तरफ, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में है और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, ये रदरफोर्ड मॉडल था। देखो इसने बोला एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर सेंटर, पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से, प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को इसने क्या बोला, मास नंबर बोल दिया भाई। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो न्यूक्लियॉन्स यहाँ लिख ही नहीं रखा, अब आपने पढ़ा भी नहीं होगा। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है बेटा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, और जो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं एटम में उसी को ही हम बोलते हैं मास नंबर। जो हमने मास पढ़े हैं ना अभी तक, वो मास नंबर कैसे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के हैं भाई वो। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन है ना एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। एक चीज उसने ये रिजल्ट में निकाली कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एक न्यूट्रल एटम में, अभी बात कर रही हूँ मैं न्यूट्रल एटम की, उस पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे भाई। लेकिन अगर न्यूट्रल एटम है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन के बराबर की संख्या प्रोटॉन की होती है, बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं। और ये वाली लाइन देखो, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, एक सर्कल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, मूव होते हैं। अब इसकी ड्रॉबैक, अब इसने इतनी सारी चीजें तो बता दी, अभी भी क्या रह गया भाई एटम में, जो कुछ नहीं समझ में आया हो भाई, जब तो ये फेल हुआ ना, जब कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं हुई होंगी इस मॉडल से, तभी तो ये फेल हुआ था। तो वो क्या चीजें थी भाई, ड्रॉबैक्स देखो, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओहो, ये तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड आ गया भाई, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये क्या है भाई। ये जो थ्योरी है, ये इलेक्ट्रो क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, जो न्यूटन ने दी थी सबसे पहले फिजिक्स में। न्यूटन ने बोला था, न्यूटन की जो थ्योरी थी उसको हम क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, सबसे पहले जो थ्योरी आई थी। तो भाई उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल एक सर्कल में बार 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 किसी चीज के चक्कर काट रहा है, तो उसमें क्या होगी भाई, उसमें कोई तो मोमेंटम तो होगा, उसमें कोई एक्सिलरेशन तो होगा, आ रही है समझ में, उसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा, उसमें कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा, यानी उसमें कुछ फोर्सेस तो लगेंगे ना, वो ऐसे ही थोड़ी ना हवा में चक्कर काटता रहेगा। तो क्लासिकल थ्योरी बोलती है भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता रहेगा ना, तो उसमें उसको एक टाइम पे जो है, जो बीच में एटम है ना, न्यूक्लियस है, उसमें जाके मिल जाना चाहिए था। ठीक है, यानी देखो यूं घूमते 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 बीच में बंद हो जाना चाहिए था। अब आपने वो देखा होगा, बचपन में खेलते थे लट्टू, लट्टू घुमाते थे, तो क्या वो लट्टू कंटिन्यूअसली घूमता रहता था क्या, नहीं, कभी तो रुकता होगा वो, रुकता भी कैसे था, पूरा यूं गोल घूम के गोल घूम के गोल घूम के बीच में आ जाता था। तो वही तो थ्योरी लग रही है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम तो रहे हैं, लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो उसको बीच में मिल जाना चाहिए था। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही मिल गए भाई न्यूक्लियस में, तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म भाई, पर इलेक्ट्रॉन तो खत्म नहीं होते हमारे एटम में। यानी कि इसने जो एक चीज बोली ना, इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, वही इसकी ड्रॉबैक थी। सिर्फ यही एक गलती उसने बताई, बाकी न्यूक्लियस तो सही बता दिया इसने, पर जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में बताया ना, वो इसकी ड्रॉबैक थी, वो सही नहीं थी। वो हम अगले थ्योरी में समझेंगे कि वो कैसे मूव होते हैं। उससे पहले हम समझते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अभी मैंने बात की थी, देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक न्यूट्रल एटम में, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर मैं बोल दूं एक इलेक्ट्रॉन है, समझना, एक इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, एक ही होगा। हाइड्रोजन में एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो अगर एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, एक ही होगा भाई। अच्छा, हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम में मैं बोलती हूँ दो प्रोटॉन होते हैं भाई,
तो 2 प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर कितना, 2 हो गया भाई। ठीक है, आगे समझ में, यानी जितने प्रोटॉन या जितने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम में तो चाहे प्रोटॉन ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो, बात बराबर है भाई। अभी हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में, तो चाहे प्रोटॉन ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो। पर हम एक कन्विंसिंगली एक समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि ना न्यूट्रल जब चार्ज स्पीसीज आएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे प्रोटॉन से, तो हम एक फिक्स कर लेते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ना वही है एटॉमिक नंबर हमारा। बस ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, क्योंकि प्रोटॉन नंबर तो बदलेंगे नहीं कभी भी, चाहे उस पर चार्ज आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता ना। तो फिर भाई हम प्रोटॉन्स की संख्या को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। मैं बता चुकी हूँ आपको, जो ये गलत लिख दिया भाई यहाँ पे, ये वाली लाइन ठीक कर लेना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियन, ये गलत लाइन लिख दी है यहाँ पे। न्यूक्लियस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे यहाँ पे क्या कर लेना, न्यूट्रॉन्स कर लेना, ये गलती से लिखा गया मुझसे, इसको लिख लेना न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने मास नंबर की बात की थी, तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के जो हम बोलते हैं ना, उन्हीं को ही हम मास नंबर भी बोलते हैं। तो अभी हमने बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, तो मास नंबर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बोल सकते हो ना आप ऐसे, जितने न्यूक्लियॉन्स हैं एटम में वही हमारा मास नंबर होगा भाई। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यानी जैसे हाइड्रोजन में मैं बोल दूं एक प्रोटॉन और एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, बताओ मास नंबर कितना हो गया। आप बता सकते हो, एक में 0 जोड़ा 1, यानी इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। हीलियम में देखो, हीलियम में मैंने प्रोटॉन 2 बताए थे, लेकिन न्यूट्रॉन भी 2 ही होते हैं भाई उसमें। तो अब देखो एटॉमिक नंबर तो 2 था उसका, पर मास नंबर बताओ अब कितना हो गया, 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 4, यानी मास कितना हो गया हीलियम का, 4। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, आपने 9th क्लास में निकाले भी होंगे, 10th क्लास में भी, आई थिंक 9th में ही निकाल चुके हो आप लोग ये चीजें, तो मास नंबर एटॉमिक नंबर 9th क्लास में आ जाते हैं। आपने वहां पे सब एलिमेंट्स के निकाले होंगे, एटलीस्ट 1 to 20 एलिमेंट तो आपने जरूर निकाले होंगे। हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आपने वहां सीखे थे कि कैल्शियम का जैसे मैं बोल दूं 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, बताओ मास नंबर, तो 20 + 20 40, प्रोटॉन कितने हैं 20, तो एटॉमिक नंबर बताओ भाई 20। तो ऐसे हमने 9th क्लास में निकाले थे, तो ये वही है भाई मास नंबर और एटॉमिक नंबर। हाँ, आइसोटोप आइसोबार की भी बात कर लेते हैं भाई, ये भी हमने 9th में पढ़े थे, जिन एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। सम सांख्यिकी, अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, सम सांख्यिकी, सम मतलब सेम बराबर, सांख्यिकी मतलब एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर जिनके सेम होते हैं उन्हें हम आइसोटोप बोलते हैं। और मैंने आपको शायद 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी बताया है, जब एक बार हाइड्रोजन की बात हुई थी। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। अब प्रोटियम में क्या है, एक, एटॉमिक नंबर क्या है इन तीनों के, एक, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग। प्रोटियम का मास नंबर 1, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2, ट्रीटियम का मास नंबर 3, यानी कि इनमें प्रोटॉन तो सेम है भाई, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इन तीनों में डिफरेंट क्या है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। जैसे जैसे न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मास नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन एलिमेंट तो एक ही है, हाइड्रोजन है, लेकिन उसके मास नंबर चेंज हो गए तो हमारे वो आइसोटोप बन गए। अच्छा, अब आइसोबार क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हिंदी में समभारिक, भार जिनका सेम हो, मास जिनका सेम हो, यानी सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब ऐसे भी एलिमेंट होते हैं क्या जिनका मास तो सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, हाँ बिल्कुल होता है। आर्गन पोटेशियम को ले लो या पोटेशियम कैल्शियम को ले लो, पोटेशियम में 19 प्रोटॉन होते हैं, तो अब आप ये बताओ एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 19 हुआ। और उसके अंदर जो है भाई ये कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन कितने बताए थे मैंने, 20, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 20। देखो एटॉमिक नंबर पोटेशियम और कैल्शियम के क्या हो गए, 19 और 20 अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों का मास कितना होता है, 40 होता है। तो सेम मास वाले लेकिन अलग एटॉमिक नंबर वाले उन्हीं एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, हम अपना आइसोबार। तो आप समझ में आ गया होगा आपको आइसोबार और आइसोटोप। अब इससे नेक्स्ट समझ, आई थिंक आपको अभी तक जो है वो सब इतने टॉपिक समझ में आ गए होंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास,
मास नंबर क्या होता है, और मॉडल्स आपने रदरफोर्ड पढ़ लिया भाई, जे थॉमसन पढ़ लिया। अब हम अपना अगला मेथड पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।